हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग एलएम कर्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एलएम कर्व क्या होता है। सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल हूं तो ये जीडीपी है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 फॉर एग्जांपल, जीडीपी है Y1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया हमारा R2 हो गया और जीडीपी का लेवल भी बढ़ गया Y2 हो गया। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास लाइन आई है इट इज एलएम कर्व। अब ये कर्व आपको क्या दिखा रहा है? ये कर्व आपको दिखा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने पे जीडीपी के का लेवल भी बढ़ गया है। मींस देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जीडीपी। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि एलएम कर्व को जब ड्राइव करा गया है तो ये माना गया है कि इकोनॉमी के अंदर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में उस पॉइंट पर होती है जहां पर मनी की डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एलन कर्व के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, एलन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरी बात, एलन कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी में डायरेक्ट रिलेशनशिप को दिखाता है। तीसरी बात, एलन कर्व उस सिचुएशन में ड्रॉ करा गया है जब इकोनॉमी में मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। और लास्ट बात, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में उस पॉइंट पर होती है जहां पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल होती है। अब देखिए अगला जो हमारा काम है वो है ये समझना कि एलएम कर्व को कैसे ड्राइव करा जाता है। एलएम कर्व ऐसा है बट ये ऐसा ही क्यों है, ये क्यों आया है, इसकी सिर्फ इस तरह से क्यों आई है, तो उसका पूरा डेरिवेशन होता है, उसको हम समझेंगे। बट उसको समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले पता होनी चाहिए। हम उन इंपॉर्टेंट बातों को पहले समझते हैं। देखिए पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो एलएम कर्व है ये कीन्स की थ्योरी पे बेस्ड है और केन्स ने ये माना था कि जो मनी की डिमांड करी जाती है वो तीन चीजों के लिए करी जाती है। पहली बात, हम मनी की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने डेली रूटीन यानी रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए मनी की जरूरत होती है। मनी की इस डिमांड को हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स डिमांड फॉर मनी। दूसरी डिमांड, मनी की डिमांड हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि लाइफ अनसर्टेन होती है, लाइफ में कुछ इमरजेंसीज हो सकती हैं, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, अदर किसी भी तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है जिसको हमने पहले प्लान नहीं करा था, वो अचानक से आ गई, इसलिए भी हमें पैसे की जरूरत होती है। तो दो हो गई हैं डिमांड फॉर मनी। तीसरी बात, हम मनी की डिमांड इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम लोग पैसे को फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करके कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं। तो जब हम लोग मनी को फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न अर्न करना चाहते हैं तो हम इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। इज इट क्लियर? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिमांड फॉर मनी: ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। अब किन्स ने क्या करा, इन तीनों को मोटे तौर पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, इसमें आपको पता ही है क्या आता है। इसमें हम लोग मनी की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करके अर्न करना होता है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी बनाई वो ये बनाई और इसके अंदर दो पार्ट आए। पहला ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी और दूसरा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। अब अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल डिमांड फॉर मनी आती है जिसको हम लोग लिखते हैं एमडी। एमडी क्या मतलब? टोटल डिमांड फॉर मनी। और टोटल डिमांड फॉर मनी के दो पार्ट हो गए हैं ये। अब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। देखिए स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात यह आती है कि स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का आप डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करोगे। तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। कहने का मतलब ये है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी घट जाती है।
इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग स्पेकुलेशन डिमांड को दिखाते हैं और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल आपका R1 और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है फॉर एग्जांपल M1। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है और इस तरह से इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया डायग्राम स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का। अब देखिए क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी में। अगली बात ये आती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी बढ़ी? क्या ऐसा होता रहेगा, ऐसा कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कॉन्टिन्यूसली नहीं होता रहेगा। एक लिमिट तक होगा ऐसा, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाए और अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच जाए, यानी कि मिनिमम लेवल का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इससे नीचे नहीं जा सकता है, हम लोग ये मानते हैं वो मिनिमम लेवल है RM, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का मिनिमम लेवल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम नहीं हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये वाला रिलेशनशिप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर ऊपर होगा, इससे ऊपर ऊपर। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद ये जो कर्व था, ये कर्व पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग था, उसके बाद ये कर्व फ्लैट हो जाएगा और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है किसी और क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना LM कर्व ड्रॉ करने के लिए जरूरी है। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि LM कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का जो डायग्राम है वो पता होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए जब LM कर्व को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें एक ही डायग्राम के अंदर 4 ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को बिल्कुल ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, डायग्राम में ऑलरेडी 4 को ड्रॉ करने हैं, तो हम इसको उल्टा करके दिखाएंगे, कुछ इस तरह से पलट देंगे। और जब ये कुछ इस तरह से पलटेगा तो कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर आएगी स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, और ये जो कर्व है ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पहले आप यहां तक नोट कीजिए। ये हम लोग समझ चुके हैं, अब हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये डिपेंड करता है इनकम पे, मींस GDP पे, और ये वाला पार्ट एक फिक्स प्रोपोर्शन है इनकम का, मींस इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए यूज होता है। तो जितने भी हमारे पास इनकम आती है उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन हम लोग यूज करते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए GDP के बढ़ने पर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोग यहाँ पे दिखाओगे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को और यहाँ पे दिखाओगे GDP को, और ग्राफ कुछ अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है इतनी GDP पे इतनी डिमांड थी मनी की ट्रांजैक्शन के लिए, और अगर GDP बढ़ जाती है Y2 हो जाती है तो ट्रांजैक्शंस के लिए मनी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इस बात को हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, इस बात को हम इसी डायग्राम में कंटिन्यू करेंगे कुछ इस तरह से। स्पेकुलेशन डिमांड ये रही और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे ट्रांजैक्शन डिमांड को। तो ये तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसको हम लोगों ने क्या करा, हमें इसे उल्टा करना है। जब उल्टा करेंगे तो ये तो नीचे आ गया, ये आ गया एम्प्टी डी, और जो हमारा GDP है वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और ये जो ग्राफ है ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए मनी की जो टोटल डिमांड है वो इन दोनों का समेशन है। अब क्या होगा, अगर ये घटेगी तो ये
बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों का जो समेशन है वो हमेशा इसके इक्वल रहेगा। तो इस बात को भी दिमाग में डालना, अगर ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी। इस बात को भी आपको ग्राफ से दिखाना होगा, और इसको ग्राफ से कुछ इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग स्पेकुलेशन डिमांड दिखाएंगे। मैं जरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसमें शायद कुछ कम हो गई है। और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे ट्रांजेक्शन डिमांड को, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ये है। इन दोनों के रिलेशनशिप का मतलब है, अगर हम लोग इस पॉइंट पर हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और जो ट्रांजेक्शन डिमांड है वो इतनी है 1, सॉरी स्पेकुलेशन डिमांड MA, और जो ट्रांजेक्शन डिमांड है फॉर एग्जांपल वह है इतनी, ठीक है। और अगर ये स्पेकुलेशन डिमांड कम हो जाती है, हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं MA2, तो ये वाली जो डिमांड है ट्रांजेक्शन वाली वो बढ़ जाएगी। मीन्स स्पेकुलेशन डिमांड मनी की कम होगी तो ट्रांजेक्शन डिमांड बढ़ जाएगी। और इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ इस तरह से, एक सीधी लाइन। इसको हम डायग्राम में यहाँ पे दिखाएंगे ये। और जो लास्ट बात है वो है कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल है, और इस बात को भी हम लोगों ने इसी क्वाड्रेंट में दिखाया है। तो ये सब बातें आपको पता चल गई हैं। अब आप LM कर्व के डेरिवेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हो। चलिए चलते हैं LM कर्व के डेरिवेशन की तरफ। देखिए इस डायग्राम में 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस वाले डायग्राम में रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी में रिलेशनशिप को दिखाएंगे हम लोग। जीडीपी इस तरफ बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ेगा, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इस तरफ बढ़ेगी, और ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इस तरफ बढ़ेगी। तो इस डायग्राम में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी का रिलेशनशिप दिखाएंगे, और इस डायग्राम में हम दिखाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का रिलेशनशिप। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी अगर आपको नहीं पता है क्या होती है तो आप गूगल सर्च कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने उतना बता दिया है जितना यहाँ पे जरूरी था। तो मनी, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और इन दोनों को जो समेशन है वो होगा टोटल डिमांड फॉर मनी, और टोटल डिमांड फॉर मनी मनी सप्लाई के इक्वल होगा। तो इस डायग्राम में आप दिखाओगे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को, और इस डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे कि जीडीपी और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इनिशियली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 है, और R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे यहाँ पे जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है इट इज M1, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, इट इज M1। और कहीं पर भी आप लोग ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी लेना जहां पे भी आपका मन करता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है। और इकोनॉमी में इनिशियली जो रेट ऑफ सॉरी जो जीडीपी है वो ये है Y1। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन आ गई है इकोनॉमी के अंदर। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट का पूरे डायग्राम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से चेंजेस होंगे, क्या सीक्वेंस लेके आएगा, आइए इस करके डेरिवेशन को वो समझते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, R2 हुआ। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मैंने आपको बता दिया है। तो जब ये कम होगी तो ये पीछे की तरफ जाएगी, फॉर एग्जांपल M2। तो ये कुछ पॉइंट्स आए, ये पॉइंट आया, सॉरी कुछ नहीं, एक पॉइंट आया, ये पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी कम हुई, और मैंने बताया था अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगा। तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी कम हुई, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी क्या हो गई, बढ़ गई, ये बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए ये भी बताया था कि ये डिपेंड करती है इनकम पे, किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे। कैसे, पॉजिटिवली। मींस अगर ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी होगी, इनकम के बढ़ने पे ही ये बढ़ता है। तो इसका मतलब है जो जीडीपी है वो इधर आई होगी, बढ़ गई होगी, Y2। अब जैसे हम लोगों ने ये पॉइंट कनेक्ट करा, ये पॉइंट अगर इस पॉइंट को आप आगे लेके जाओगे जीडीपी तक तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। और फिर अगर हम R2 और GDP2 को कनेक्ट करेंगे तो फिर ये पॉइंट आएगा।
इन सभी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ कनेक्ट करना, यहाँ देखिए समझ लीजिए कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है, इस तरह से, फिर इस कर्व को ऐसे कर देना फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना और दोनों एक्सिस को भी कनेक्ट कर देना। ये जो पॉइंट है कुछ इस तरह से आएगा, ये लाइन और लंबी ड्रॉ होगी तो दोनों कनेक्ट कर देंगे ऐसे। ये यहाँ इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो एक इस तरह की लाइन बनेगी। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करोगे, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये आपका जो कर्व आया ये है एलएम कर्व, ठीक है। तो एलएम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है और ये जो क्वाड्रेंट है ये स्पेकुलेशन डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी बनी है ये है मनी की सप्लाई, और इन दोनों को जो समेशन है वो मनी की डिमांड है, यानी ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड इन दोनों को इक्वल दिखा रहा है, यानी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। और ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये बता रहा है कि देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है जीडीपी में और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी में। जब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ी तो इनकम भी बढ़ी। तो ये डेरिवेशन हो गया एलएम कर्व का। अब बात ये आती है कि एलएम कर्व का इम्प्लीकेशन क्या है। तो एलएम कर्व का इम्प्लीकेशन ये है कि इकोनॉमी में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ जाती है।